Oh, hello everyone. This is Ravi Chandra, UPSC CSE. Welcoming you all on Samarth Hayes and Judiciary. देखिए, डीपीसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड एक टॉपिक है, उसको डील कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वाला आपको डील कर दूंगा, तो आपको आपके लिए ऑलमोस्ट सारे आसान हो जाएंगे। उसके बाद तो आपके 3 4 5 टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। एंड हम ट्राई करेंगे कि इसको बेसिकली 4 से 5 दिनों के अंदर मिलकर अपन ख़त्म कर लें। तो मोस्ट प्रोबेबली 27 28 तक या 27 के लास्ट तक इसको अपन ख़त्म करेंगे डीपीसी को ऑल टुगेदर। तो अभी का जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें मैं बात करने वाला हूँ प्लीडिंग्स अंडर क्रिमिनल लॉज की। जो भी क्रिमिनल लॉज हैं जिसके अंदर वेल वगैरह की बातें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चेक बाउंस का जो इशू है वो बात करेंगे। कुछ ऐसे ग्रांट की भी बात करेंगे सीआरपीसी में। तो इस टॉपिक को डील करेंगे। सुबह मैंने जो आपको वीडियो बनाकर दिया था उसमें मैंने अपन बात करी थी किस तरीके से जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है उसके बारे में बातचीत करे थे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस समर्थ हाइस एंड जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल। एंड इफ यू लव द कंटेंट, लाइक द कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सबको बोलिए कि अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको देखें। और कंप्लीट देखिए वीडियो को, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ता है तो बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बेल के प्रोविजन को समझ लेना कि आखिर ये बेल का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा रेफरेंस देख लेते हैं बेल के बारे में, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेल के बारे में। देखिए, जहाँ तक आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल। जो आपको रेगुलर बेल मिलता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी आपसे, रेगुलर बेल उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बेसिकली चेक बाउंस का केस है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज द मेंटेनेंस का केस होता है। जब आप अपने वाइफ, अपने बच्चों को जो होता है उनके माँ बाप को, अपने माँ बाप को आप छोड़ देते हो या फिर आप लुक आफ्टर करना बंद कर देते हो, तो आपको जो सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस का चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप 2 3 मिनट में देख लेते हैं बेल के बारे में। देखिए, जहाँ पे भी बेल की बात आती है, कोई अगर आपसे कहे कि बेल के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब क्या होता है, बेल की एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। कहने का सिंपल मतलब हुआ कि इट्स अ काइंड ऑफ राइट। अगर मैं कोर्ट से कह रहा हूँ या फिर मैं सबको ये कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है कि मुझे अरेस्ट मत करो क्रिमिनल केस में, चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, मैं आकर कोर्ट के सामने गवाही दूंगा, जब कहोगे जिस दिन कहोगे उस टाइम अवेलेबल हो जाऊंगा, तो मुझे जेल के अंदर बंद मत करो। बेल का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्ट को जो जेल है ना उसके अंदर बंद करने से मतलब होगा, आपको जेल में नहीं ले जाया जाएगा। तो वही कहता है कि द बेल एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट्स एडवोकेट ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, कि आप मेरे जो कैंडिडेट है, जो एक्यूज्ड है, जिसको आप कह रहे हो ना, जो मेरे क्लाइंट है, उनको आप प्रोविजनल तरीके से रिलीज कर दीजिए। वो नहीं बोलते प्रोविजनल डिग्री मिलता है कि आपने ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपको अभी के लिए टेम्पररी उपाय दे रहे हैं। तो वही मतलब होता है कि आप मुझे टेम्पररी रिलीज कर दीजिए, बाद में तो कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे वो अलग बात है। तो टेम्पररी इलाज कर दीजिए, अभी मेरा टेम्पररी आप मेरे को क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ये बात होती है। सो द अरेस्ट इज मेड इन क्रिमिनल केसेस टू इंश्योर दैट द एक्यूज मस्ट बी प्रेजेंट। जब भी कोर्ट में जरूरत पड़े, जब भी उसको कोर्ट को लगे कि इसको बुलाया जाए, तो वो जो पुलिस है वो उसको लेकर आए। बट अगर कोर्ट एक्यूज कहता है कोर्ट को कि देखिए सर मैं अवेलेबल रहूंगा जब कहिएगा तब, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के केस में आप देखते होगे कि वो चाहे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में उनको इसलिए छोड़ दिया जाता है कई बार बेल पे, जो बड़े बड़े लोग होते हैं खासकर जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह, उनको कि उनको पता है कि वो जब भी बुलाएंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे फेमस केसेज आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो बेल का मतलब सिंपल इतना हुआ। सो द एक्यूज में भी चार्ज विद द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बट दे कैन बी ग्रांटेड बेल। वो डिपेंड करता है कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने क्या प्रूफ कर रहे हो आप, क्या चीज़ें बता रहे हो। सो द एक्यूज हैज़ टू फॉलो द नेसेसरी कंडीशन, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर कोई आप कंडीशन फॉलो नहीं करते हो, अगर कोई कारण से आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं करा, जंप कर देते हो उस कंडीशन को, तो कोर्ट पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी कोर्ट के उसके कि कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा तभी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेल के प्रोविजन, जो बेल बॉन्ड पेपर आप साइन करते हो ना कि देखो सर मैं अवेलेबल रहूँगा, आपको बॉन्ड पेपर आप डालना गूगल पे, आपको दिख जाएगा एक प्रॉपर बॉन्ड पेपर अफिडेविट एक साथ अटैच होकर आती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि सर मैं जो भी मेरा नाम है, मैं इतने तारीख को इतने बजे जब भी आप कहेंगे अवेलेबल हो जाऊंगा एंड ऑल, कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगा बिना आपके परमिशन से। वो सारी चीज़ आपको बेल के बारे में पता, आपने बहुत पहले पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे रहा हूँ बस कि अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशन जैसे कि जो नाम है मजिस्ट्रेट कोर्ट का वो आपको लिखना पड़ेगा बेल एप्लीकेशन पे। नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट, चाहे जहाँ पे भी आप बात कर रहे हो, सेशन कोर्ट की बात कर रहे हो, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की बात कर रहे हो, जहाँ पे भी आप बात कर रहे हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बात कर रहे हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा जिस भी कोर्ट के सामने आप जाकर ये चीज़ें कह रहे हो। और जो सेक्शन है सीआरपीसी के वो मेंशन करना पड़ेगा, चाहे सेक्शन किस में आप बात करो, 438 में बात करो, 436 में बात करो, किसके अंदर बात कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा और भी जो चीज़ें 441 है उसके अंदर जो भी सीआरपीसी के केस सेक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशंस में।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बेल की बात होती है तो एडवोकेट के साथ कंटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके बेल प्रोविजंस को अप्रूव करने के लिए। आपका नाम, अपने पार्टीज का नाम जिसके अगेंस्ट में भी आपके जिसने आपके ऊपर एफआईआर करा है, एफआईआर नंबर, और एट द सेम टाइम जो भी पुलिस स्टेशन है उसका नाम, कहाँ पे किस पुलिस स्टेशन में आप चीज़ कस्टडी की बात हो रही है आपकी, उसके बारे में लिखेंगे, मेंशन करेंगे, अपने डेट के बारे में बताएंगे किस तारीख को आपको एक्यूज्ड को कस्टडी में किया गया, किस ग्राउंड पे आपको बेल मिलना चाहिए, थोड़ा सा वो ग्राउंड बताएंगे। इतने सारे वीडियोस, दो वीडियोस में डीपीसी में आपने देखा कि आपको ग्राउंड्स लिखने पड़ते हैं फॉर्मेट में कि सर इस ग्राउंड पे इस सेक्शंस के अंदर ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है। उसके अलावा द सिक्योरिटी ऑफ एक्यूज नॉट एब्सकंडिंग इफ बेल इज ग्रांटेड शुड बी मेंशन्ड। अगर बेल आपको मिलने के बाद आप भागोगे नहीं, you will not leave the country, you will not leave the state, you will not actually jump the provisions, और the bail bond जो आपने साइन करा है ना, जो आपने प्रोविजंस पे साइन करें उसको आप जंप नहीं करोगे, मतलब छोड़ोगे नहीं, लीव नहीं करोगे, या उसको ना ऑल टुगेदर की कहा कुछ है कर कुछ रहे हो। मान लो कि बोलो कि सर मैं इतने तारीख को आ जाऊंगा, आ नहीं रहे हो, या फिर आपने बोला कि सर मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा और आप चले जा रहे हो, तो इस केस में आपको अरेस्ट हो सकता है। आपको उसके बारे में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। The accused will present before the court whenever required to be present, as I said. The accused will not leave the country, as I said. The counsel in prayer should ask, अब वो कहेगा कि इन सब ग्राउंड्स पे काउंसिल में जब प्रेयर लिखोगे ना लास्ट में, तो काउंसिल आपके काउंसिल आपके बारे में कहेंगे कि सर इस ग्राउंड्स पे इसे बेल ग्रांट किया जाए, ये देश वगैरह छोड़कर नहीं जाएगा। और एप्लीकेशन को साइन करके आप बेल एप्लीकेशन को साइन करके एप्लीकेंट के द्वारा दे देना चाहिए। तो कुछ नेसेसरी कंटेंट्स है जिसको अपन अभी आगे फॉर्मेट में भी देखेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको रिकैप देना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखिए बेल फॉर बेलेबल ऑफेंसेज में कैसे कैसे बेल मिलता है। सेक्शन 436 आईपीसी सीआरपीसी का क्या कहता है कि एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है पुलिस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है बेलेबल ऑफेंसेज में कि सर आई विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बेल ग्रांट कर दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो कैसा कैरेक्टर का है, कैसा उसका रिकॉर्ड रहा है, क्या मतलब कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि बेल मिल जाना चाहिए तो वो बेल आपको मिल जाएगा बेलेबल ऑफेंसेज में। आप बॉन्ड पेपर साइन कर दीजिए, और आपने कहा कि 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आप लेकर नहीं आ रहे हो सिक्योरिटी बॉन्ड। देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है कि आपने बॉन्ड पेपर तो साइन कर दिया कि सर मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर वो सिक्योरिटी कोई और बंदा अगर दे रहा है, विटनेस कोई और दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन अगर आपको सिक्योरिटी लिखकर दे रहा है और नहीं भी दे रहा है, तो बाद में ये बोला गया कि अगर नहीं भी दे रहा है, मान लीजिए सब लोग उस कंडीशन में नहीं होते कि सबको सिक्योरिटी मिल ही जाना चाहता है, मतलब मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आकर उसके लिए गारंटर बन ही जाएगा, तो भी उस केस में भी अगर पुलिस और कोर्ट को लगता है तो दोनों मतलब पुलिस प्रेजेंट करेगी कोर्ट के सामने, और उसके बाद अपना जो चीज़ें हैं बेल ग्रांट कर दिया जाएगा। अंडर 436 से अगर आप सीआरपीसी को देखोगे तो उसमें कहता है कि इफ द पर्सन हैज अंडरगोन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंसेज ऑफ देयर पनिशमेंट, तो वो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। बेसिकली अंडर ट्रायल्स के लिए आया था, बाद में अमेंडमेंट करके लाया गया था सीआरपीसी में। तो ये मतलब ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बहुत जरूरी है कि आखिर आप आगे फॉर्मेट तैयार क्या करने वाले हो। सेक्शन 436, 436 ए, 438, 441, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 437 की भी बात करेंगे। अब जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, जैसे आप बहुत बड़े ऐसा केस कर दिया आपने, जैसे कि 7 साल की ज़्यादा की सज़ा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया आपने, मान लीजिए 3-4 साल की ज़्यादा की सज़ा है, तो उस केस में आपका जो कोर्ट का पावर होता है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि ऑल टुगेदर वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज वैसे भी चांसेस कम हो जाते हैं बेल मिलने के। पर अगर आप कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है बंदा इस तरीके का नहीं है, फेमस पर्सनैलिटी है, कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, एंड इसके ऊपर अगर बेल अभी दिया जाता है तो इट विल बी डेफिनेटली सूटेबल फॉर हिम और हर, कि उसके बाद इसको कोई दिक्कत फिलहाल के लिए नहीं होगा। लेट द टाइम डिसाइड, लेट द प्रोसीडिंग्स डिसाइड कि कैसे ये चीज़ें प्रोसीड करती हैं। तो सेक्शन 437 ऑफ द सीआरपीसी, इफ एनी पर्सन इज सस्पेक्टेड और एलीज्ड और डिटेन्ड फॉर कमिटिंग क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेज के लिए अरेस्ट किया जाता है, वारंट विदाउट वारंट कोर्ट के सामने अपीयर होता है, हाई कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। पर उसको रिलीज नहीं किया जा सकता किस किस केसेस में, अगर कोर्ट को लगता है कि बहुत ही गंदा पनिशमेंट मिलने वाला है, इसको बहुत ही डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट मिलने वाला है, बिकॉज समथिंग दैट ही और सी हैज़ डन इज बेसिकली वेरी वेरी मतलब ऐसा है कि जिसमें पनिशमेंट आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की है, तो फिर उसमें आपको पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। बेलेबल ऑफेंसेज वो मतलब उसमें बेल मिलने के चांसेस बहुत हद तक कम जाते हैं। अगर वैसा ही कोई सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अगेन अगेन 2-3 बार उसी केस के लिए उसको बार बार किया जा चुका है, और कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज़्यादा है, तो फिर उसको बेल मिलने के चांसेस बहुत हद तक कम जाते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल मिलता नहीं है, बेल मिलता है। मान लीजिए आप 16 साल से कम हो, या फिर आप एक लेडी हो और आपकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, प्रेग्नेंट हो, या फिर आपको कोर्ट को लगता है कि नहीं दैट कोई दिक्कत नहीं है अगर इस करने से, कुछ ऐसा भी होता है कई बार, उसको उसके पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे भी कोर्ट उसको छोड़ देती है। तो कहना कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जस्ट एंड प्रॉपर अगर लगता है तो उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपको वही बॉन्ड पेपर आपको साइन करना है, सिक्योरिटी पेपर साइन करना है, एंड लिख कर दीजिए कोर्ट के सामने, सब कुछ प्रस्तुत करिए, फिर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी।
If any time at during the trial and before the judgment, if the court is of the opinion that the accused is not guilty of any such offence, then it may release him or on bail without security. कई बार ऐसा भी होता है कि बिना सिक्योरिटी के भी रिलीज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा चीज़ें परफॉर्मा आपने कोर्ट के सामने परफॉर्म करा है, कोई भी चीज़ें आपने रखी है कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको रिलीज़ करने में, कोई सिक्योरिटी नहीं भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी पैमाना था सेक्शन 436, 437, 436 से वगैरह की चीज़ों को समझने का। एक एंटीसिपेटरी बेल होता है 438, वो भी समझ लीजिए। एंटीसिपेटरी बेल कहने का मतलब कि वो मुझ पर अटैक कर, उसके पहले मैं उस पर अटैक कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, आपके नेबर ने या पड़ोसी ने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया है, एफआईआर करने जा रही है और आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप कोर्ट से पहले ही जाकर आप कर लो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इमेज को ख़राब करने के लिए, मेरे साथ गलत होने के लिए पहले ही मेरा बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे खिलाफ बेवजह की चीज़ें प्रस्तुत करी गई है, एफआईआर में लिखी गई है, तो मुझे आप एंटीसिपेटरी बेल मतलब दे दिया जाना चाहिए। अब बेल इज समथिंग दैट इज ग्रांटेड, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही होता है काइंड ऑफ बेल जो आपको पहले अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा मिल जाता है कि आपको अरेस्ट ना किया जा सके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके इमेज को प्रॉब्लम हो सकता है और आप कॉन्फिडेंट है कि आपके जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने करा है उससे। तो एंटीसिपेटरी बेल का भी ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 438(2) क्या कहता है, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है एंटीसिपेटरी बेल का। जैसे आप एप्लीकेशन देने जाओगे तो कि द पर्सन शैल मेक अवेलेबल फॉर द इंट्रोगेशन बिफोर द पुलिस, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो पुलिस के द्वारा, जब भी मांगा जाए, आपको बुलाया जाए और आप अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दैट द पर्सन शैल नॉट मेक एनी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और एनी प्रॉमिस टू एनी विटनेस, कोई ऐसा विटनेस आप कोई भी थ्रेट वगैरह आप नहीं दोगे। एंड द पर्सन शैल नॉट लिव इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हो गया एंटीसिपेटरी बेल। इतनी सी बात हो गई। फॉर्मेट देखते हैं, चलिए फॉर्मेट जो मुद्दा है वो देखते हैं। सबसे पहले बेल का प्रोविजन देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, सबसे ऊपर में तो ही लिखोगे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, आपने लिख दिया। किसको दे रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो आप, उस कोर्ट के बारे में लिखिए, सेशन कोर्ट में दे रहे हैं, हाई कोर्ट में दे रहे हैं, जहाँ पे भी आप दे रहे हैं उसके बारे में लिखिए। इन द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन द कोर्ट ऑफ जो भी आपका सेशन कोर्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, जिस भी स्टेट का है, वो लिख दीजिए आप। उसके बाद नीचे लिखिए इन द मैटर ऑफ, बेल एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिलेगा वो लिखिएगा। इन द मैटर ऑफ अपना नाम, सन ऑफ और रेसिडेंट ऑफ, जो भी हैं डाउटर हैं, वो सब चीज़ आपको मैंने बार बार बताया है, सेम चीज़। वर्सेज स्टेट, जो भी स्टेट है आप उसके खिलाफ लिखे, फिर रेस्पोंडेंट, क्योंकि स्टेट ही इस केस में बनती है ज़्यादातर मोस्टली, तो इस केस में अपन ने लिखकर चीज़ें खत्म कर दिया। तो उसके अलावा आपको क्या लिखना है, एफआईआर नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिखना है वो एक बार देख लीजिए। मुद्दा ये है कहाँ लिखना होता है। जैसे आपने यहाँ खत्म करा, मैंने आपको बोला एप्लीकेंट आपने लिख दिया, यहाँ पे पिटिशनर की बात नहीं होगी, एप्लीकेंट हो जाएगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन दे रहे हो, कोई पिटिशन की बात नहीं कर रहे हो आप, यू आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग कि आप मुझे बेल दे दिया जाए। तो इस केस में एप्लीकेंट हो जाएगा एंड दूसरे केस में रिस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे रिस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट लिखे ना, वर्सेज स्टेट, उसके सामने रिस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट, उसके जस्ट नीचे एफआईआर नंबर लिखिए। फिर अंडर सेक्शंस मेंशन करिए कि कौन कौन से सेक्शन जो हैं सीआरपीसी के वो मेंशन करने वाले हो, किस किस सेक्शंस पे आपको बेल मिलने के चांसेज हैं, या कौन कौन सा सेक्शन, मान लीजिए कौन कौन सा सेक्शन आपके ऊपर लगाया गया है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और पुलिस स्टेशन का नाम लिखना पड़ेगा, किस पुलिस स्टेशन की आपने बात करी, किस पुलिस स्टेशन में आपको पकड़ कर रखा जाएगा, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल अंडर सेक्शन 437 मैंने आपको बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए है, फॉर सीपीसी और 1973 सेम चीज़ लिखा है यहाँ पर। अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है, आप फॉर्मेट इतना समझ गए। आपको सबसे पहले मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोएथ, सबसे पहले मैंने आपको बोला सबसे ऊपर में आपको ही लिखना है। सबसे ऊपर में आप लिखिए कि सर दो मेरा जो एक्यूज्ड है, दैट द ईज और एम आर तो यूज करना नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ। सबसे ऊपर में लिखिएगा दैट द एक्यूज्ड अबव नेम्ड, जो भी आपका नाम है, वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन दैट डे एंड उसके बाद से वो जुडिशियल कस्टडी में है सिंस देन। इट इज़ एलिज दैट ऑन इतना तारीख द एक्यूज वाज सस्पिशली मूविंग ऑन वट एवर रोड, कहाँ पे भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, सर्च किया, उसके अंदर से इतने सारे पैकेट से उसको ड्रग्स पकड़े गए। तो जो भी मुद्दा है वो मुद्दा पढ़िएगा केस में। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला पैराग्राफ में आप क्या लिखिएगा कि जो एक्यूज्ड है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसको पुलिस ने इतने तारीख को इतने बजे पकड़ा, उसके पास सर्च किया तो उसमें से ड्रग्स निकला। या फिर आप ये पकड़िए कि पुलिस ने एक बंदे, मेरा जो क्लाइंट है, द क्लाइंट, आप जो एप्लीकेंट है, जो एक्यूज्ड है, उसको पुलिस ने इतने तारीख को इतने बजे अरेस्ट किया उसके घर के बाहर से, क्योंकि वो अपने घर के बाहर इलीगल तरीके से लिकर पी रहा था। क्योंकि मान लीजिए बिहार की बात करें तो बिहार में लिकर बैन है और अपने घर के बाहर आप दारू पी रहे हैं, तो आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इस केस में जो है वो सबसे ऊपर लिखा आपने। फिर सेकंड में सिंपली पहले चीज़ में तो बोला कि अब मुझे पकड़ा गया। सेकंड पॉइंट में आप खुद सोचो क्या लिखा जा सकता है कि मेरे खिलाफ जो केस किया गया है, जो मेरे खिलाफ केसेस लगाए गए, वो फॉल्सली इंप्लीकेटेड है, वो बिल्कुल नहीं गलत तरीके से लगाया गया। और इंस्टेंट केस में जो लगाया गया उसका मेरे मतलब जो ऑफेंसेज है, मैंने जो किया है, जो भी ऑफेंसेज से जोड़े गए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है और बेवजह के मुझ पर सेक्शंस लगा दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट
कि देयर इज नथिंग टू रिकवर फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एक्यूज और एट इज इंस्टेंट एंड द सो कॉल्ड केस प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेंटेड अपॉन द एक्यूज। वो सेम चीज़, कुछ मिला भी नहीं उसके बावजूद, जैसे मैं तो दारू पी भी नहीं रहा था और उनको लगा कि अगर मैं ड्रिंक कर रहा तो मेरे घर में देखते, मेरे आसपास में देखते, उनको सर्च करने के बाद में कुछ मिला नहीं, उसके बावजूद मुझे अरेस्ट करके लेके चले आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बोला कि एक तो फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है। थर्ड पॉइंट में बोला कि कुछ मिला भी नहीं फिर भी मुझे पकड़ लिया गया। उसके बाद अब देखिए, अब ज्ञान दीजिए थोड़ा सा कि सर मैं एक बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने कभी कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी में मुझे पकड़ा नहीं गया है, सारी चीज़ें लिखिए। फिर उसके बाद आप क्या लिखिएगा, दैट इतने तारीख को जो एक्यूज्ड है फाउंड सम पर्सन स्मेलिंग सेलिंग स्मैक नियर हनुमान मंदिर कनाट प्लेस, द एक्यूज इमीडिएटली रिपोर्टेड द मैटर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो उसके बाद आप थोड़ा सा आपको समा बांधना है, कैसे समा बांधना है वो समझिए कि सर एक तो हम दारू पीते नहीं हैं, हमारा आप टेस्ट करा लीजिए, हमें से ड्रिंक निकलेगा ही नहीं कि हम ड्रिंक करते हैं। और उसके अलावा छोड़िए, इतना तो छोड़िए, मैं इतना लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या लिखा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, उसके नीचे कैसे आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उसका एक एग्जांपल दीजिए कि सर एक तो आप मुझे पकड़ा गया, मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मैंने 4 दिन पहले पुलिस को इन्फॉर्म करा था कि मेरे घर के दूसरे कॉलोनी में जो है 4-5 लोग एक साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ गालियाँ दे रहे हैं, एंड ऑल कर रहे हैं, उसके बावजूद मुझे पकड़ लिया गया। एक तो अच्छा काम करो, ऊपर से सजा भी मुझे ही दिया जा रहा है ना। ये बात हो गई, मतलब आप ज्ञान दे रहे हो सिंपली। अगर आपने नहीं करा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर एक तो देखिए इतनी तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया, इतने इस कारण से अरेस्ट किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी मेरे खिलाफ केसेस लगाया कि मैं बिल्कुल फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, देयर इज नथिंग इन पोजेशन टू मी, थर्ड पॉइंट में लिखिए। फोर्थ पॉइंट में कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, कानून को मानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, कैरेक्टर मेरा अच्छा है, माई प्रोफेशन ये है मेरा। उसके अलावा पांचवा पॉइंट, सर मुझे अरेस्ट इसलिए कर लिया गया है, एक तो छोड़िए मैं ये तो करता ही नहीं, इसके अलावा मैंने और अच्छा काम करा है कोर्ट के लिए, देश दुनिया के लिए, उसके बावजूद मुझे पकड़ लिया गया। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। और आपने अगर ऐसा कुछ किया है ना, तो आपने ऐसा कुछ कंप्लेन करा है पहले मान लीजिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि सर मैंने कंप्लेन की कॉपी एनेक्चर 1 में से लगा रखा है कि मैंने उस दिन कंप्लेन करा था कि मेरी कॉलोनी के बगल वाली कॉलोनी में रूम में कुछ लोग दारू पी रहे हैं, गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, गंदी चीज़ें कर रहे हैं, उसका मैंने लगा रखा है। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। याद है आपको फर्स्ट फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि अगर आपने पहले कोई ऐसा केस कर रखा है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, चार्ट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद आप क्या लिखिएगा, दैट आफ्टर द सेड कंप्लेंट द एक्यूज्ड वाज कॉल्ड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस हु इंक्वायर्ड इनटू हिज कंप्लेंट, द ट्रू कॉपी ऑफ द सेड नोटिस इशूड बाय द इंक्लोजर बाय। उससे सेम चीज़ें लिखनी है कि यार देखिए ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, मेरे खिलाफ ऐसे ऐसा जो भी प्रोविजंस लगाया गया उसमें कुछ मिला नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें लगाई गई। मतलब आप वो चीज़ें लिखो जो आपको कोर्ट के सामने प्लीड करना है बाद में चल के, कि एक तो मुझे पकड़ा गया, बेवजह का पकड़ा गया, कुछ मिला भी नहीं, मैं छोड़िए लॉ सिटीजन इतना हूँ कि मैंने दूसरों को पकड़वाया था, उसकी कॉपी देखिए और प्रूफ भी है, वो प्रूफ भी हुआ था, मुझे अवार्ड भी मिला गया था। थोड़ा सा आप इसमें मान लीजिए कि मुझे अवार्ड दिया गया था उसके लिए, और शायद उसी से किसी ने मेरे खिलाफ पुलिस को भड़काया और पुलिस ने आकर मेरे खिलाफ मेरे ही घर से मुझे अरेस्ट कर लिया। ये बातें लिख सकते हो कि किसी ने आपसी दुश्मनी में पुलिस को मेरे खिलाफ भड़काया और पुलिस ने मुझे आकर अरेस्ट कर लिया। तो कुछ आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो आपके केस में दिया हुआ रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके नीचे दैट इट इज अनइमेजिनेबल दैट द एक्यूज हु मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर्स ऑफ अ स्मैक वुड हिमसेल्फ इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज। आप बताइए कि एक तो जो मेरे खिलाफ जिसने भी पुलिस को बोला है, पुलिस ने जिसके कहने पे आया है, वो मेरे मोहल्ले के लोग मुझसे बहुत जेलस हैं, जलते हैं, वो खुद ही इंडल्ज हैं, मैं कैसे इंडल्ज हो सकता हूँ, मैं तो एक रेपुटेड प्रोफेसर हूँ, है ना, लॉयर हूँ। ये सब चीज़ें लिखिए आप। मैं एक परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मेरा कोई चांस ही नहीं है कि मैं ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँगा। सर मैं कभी दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं कभी बिहार छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं कभी राजस्थान छोड़कर, जो भी आपका है उसको लिखिए आप, नहीं छोड़कर जाऊँगा इसलिए मुझे ग्रांट किया जाए बेल। मतलब ये प्रेयर में लिखना है, पर आपको मुद्दा बताना पड़ेगा कि आई एम ए परमानेंट सिटीजन, आई एम प्रोफेसर बाई प्रोफेशन एंड ऑल, आई विल नेवर लीव द कंट्री, नेवर लीव द दिल्ली। फिर उसके नीचे लिखिए दैट द एक्यूज्ड अंडरटेक्स टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, जब भी रिक्वायर्ड होगा मैं आऊँगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। मेरा कोई प्रीवियस कन्विक्ट नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी कोई केस में इन्वेक्ट हुआ हूँ, मतलब कन्विक्टेड रहा हूँ। उसके नीचे लिखिए बिल्कुल पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बिल्कुल मैनिपुलेशन हुआ है पुलिस का, और किसी भी ऑल फॉर्म में मैं एक इनोसेंट पर्सन हूँ लिखकर आपने सबमिट कर दिया। उसके नीचे प्रेयर लिखिए कि सर इट इज देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट ऑल द एक्यूज्ड दैट द एक्यूज्ड में काइंडली बी रिलीज्ड ऑन बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस एज द कंडीशंस आर ऑलरेडी मेंशन्ड अबव। लिख दीजिए, बात को बूझे। अरे बूझे कि नहीं बूझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपको शुरू में आपको ज्ञान देना है कि सर एक तो हम इतना नहीं किए, तो किए भी, इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हमने मेंशन कर रखा है। देखिए आप बात को, मैं एक रेपुटेड प्रोफेसर हूँ, उसके बाद मुझे कैसे अरेस्ट कर लिया गया, मैं कभी दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कोई फैमिली नहीं रहती कहीं और, मैं कहाँ भाग जाऊँगा। आप ना कोई मेरे पास ऐसा पासपोर्ट है कि मैं देश छोड़कर चला जाऊँगा, ठीक है, अगर मैं कहीं भी जाऊँगा तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। लिखिए सब चीज़ें, और ये सब अफिडेविट में आप खुद ही साइन करके दीजिएगा बाद में। अफिडेविट बताया ना आपको बनाना कैसे है।
मैं देश छोड़कर नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, सारी चीज़ें लिखी एफिडेविट में, बात खत्म हो गई। अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक एक लाइन कॉपी में वहाँ नहीं लिखना है, आंसर कॉपी में जाकर के अरे यार एक एक लाइन मुझे रवि भाई ने बताई थी, नहीं यार हो ही नहीं सकता। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको कि एक एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि क्या क्या लिखना है। बस एक चीज़ मैटर करती है वो पैराग्राफ्स, कि आप शुरू में ये नहीं लिख दीजिएगा दैट द एक्यूज फ्रॉम ऑल द ऑन ऑल द ग्राउंड्स इज टू बी इज एन इनोसेंट पर्सन एंड नीड टू बी ग्रांटेड बेल। शुरू में कैसे लिख सकते हो आप, उसको लास्ट में लिखोगे ना। तो पैराग्राफ की प्रायोरिटाइजिंग बहुत मैटर करती है कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपको कब अरेस्ट किया गया, आप एक अच्छे आदमी हैं, आपने कुछ अच्छा एक काम किया हुआ, आपका प्रोफेशन अच्छा है, लोग आपसे जलते हैं। फिर लिखिए कि सर मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरी कोई दुनिया नहीं है दूसरे अलावा, मेरी कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं रहते कहीं और कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मैं इसके लिए जाऊंगा तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, बॉन्ड पेपर आपको खुद साइन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा तीसरे आदमी के द्वारा, और लिखकर आप उसको प्रेयर में सबमिट कर दीजिए। समझ में आया बात? ये मुद्दा याद रखिएगा, लाइनें याद रखिएगा मेरी जो मैं कह रहा हूँ आपको। प्लेस डेट थ्रू एप्लीकेंट एंड एडवोकेट, एप्लीकेंट होगा यहाँ पे, पहले बोल रहा हूँ पिटिशनर नहीं लिखिएगा। समझ में आ गया? एक और देख लेते हैं आगे। अगला बिल्कुल सेम है, एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल में भी कहाँ आपको लिखना है वो आपको पता है, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, कोर्ट का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए इन द मैटर ऑफ, वर्सेज जो भी रिस्पॉन्डेंट है, एफआईआर नंबर, अंडर सेक्शंस लिखिए जो भी है, पुलिस स्टेशन लिखिए, सेम चीज़ होगा। मुद्दा भी इसके नीचे भी सेम चीज लिखना है, सीआरपीसी के एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 आपको। अब देखिए मैं अगर आपको सेक्शन 438 नहीं बताता ना, आपका दिमाग घूम जाता, अरे यार क्या बता रहे हो। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में बताया, बेल, एंटीसिपेटरी बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, 436, 437, 438, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपको याद रहेगा कि 436 में बेलेबल ऑफेंसेज के लिए, 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंसेज के लिए, 438 में एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अब एंटीसिपेटरी बेल का थोड़ा सा मुद्दा अलग है। अब एंटीसिपेटरी बेल में आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि मैं इतने साल का हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, है ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेत करके, और मेरी एक लीडिंग कंपनी है, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ अपनी लोकेलिटी में। और उसके बाद आप लिखिए, नीचे लिखना स्टार्ट करिए, अपने पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करिए कि जो एप्लीकेंट हैं, मेरा रिलेशनशिप, मेरे जो कॉम्प्लेनेंट हैं, जो रिस्पॉन्डेंट हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा ट्रीट किया, मैंने उनको हमेशा एक अच्छा दोस्त माना, एक ऐसा पार्टनर के रूप में ट्रीट करता था, जिनके साथ मैं कई बातें शेयर कर पाता था जब मैं अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। शी यूज्ड टू मोटिवेट मी, शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन इंडीड, एंड शी इज़ अ वेरी गुड बाय कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी हु ऑलवेज मोटिवेट्स मी। तो ये सारी चीज़ें लिखिए। अब हुआ क्या, ये तो आपने लिख दिया, वो तो बड़ाई कर दिया अपने बारे में, उनके बारे में जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन करा है। मान लीजिए आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े रेप्यूटेड आदमी, और आपके नेबर ने आपके खिलाफ रेप के चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, अब बहुत बड़े नाम है, मान लीजिए चंद्रराज, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। अब उसके आपके पार्टनर ने, आप पार्टनर नहीं इन द सेंस, मतलब आपके कॉलोनी के किसी मेंबर ने आपके खिलाफ रेप के अटेम्प्ट लगा दिए, चार्जेस कि सर इन्होंने मेरे साथ रेप करने का ट्राई करा। लिखिए कि सर मैंने ट्राई नहीं करा, मैं उनके घर गया था, शी यूज्ड टू मोटिवेट मी, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था उनके पास जाना, एंड बहुत बार ऐसा हो चुका था कि हम मतलब खाना वाना खाते थे, मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे मोटिवेट करते थे मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे मोमेंट्स में डिमोटिवेटिव, क्योंकि अभी भी मेरे जो रिलेशनशिप है उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं इतने साल का हूँ, मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, तो शी इज़ लाइक माई टीचर, शी इज़ लाइक माई मैम हु यूज्ड टू मोटिवेट मी, बट मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, मैं वो इतनी बड़ी है मेरे इस एज में, मैं कभी उनके खिलाफ कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, इन्होंने जो भी कहा है वो या तो किसी के बहकावे में आकर कहा है, कोई एंडी इन्फ्लुएंस में आकर कहा है, जो इसकी जांच होनी चाहिए। और पुलिस ने जो भी एफआईआर लिखा है वो मेरे इमेज को, मेरे जो पर्सनैलिटी है उसको ख़राब करती है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। मैं राज्य छोड़कर नहीं जाऊँगा, जिला छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, मैं एक अच्छा रेप्यूटेड आदमी हूँ और मेरा कंपनी का नाम ऐसा है, मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं ख़राब कर सकता, एंड इस सब सारी चीज़ों में इट्स एन ओपन इन्वेस्टिगेशन केस, जब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मैं इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागूंगा। ये सारे मुद्दे लिखिए ना आप पैराग्राफ्स में, बात खत्म है। लिखिए गलत तरीके से फंसाया गया है। अब यही सब होता है एंटीसिपेटरी बिल में, और क्या होता है, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आई विल नॉट लीव द कंट्री, अगर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा तो कोर्ट को वैसे ही पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ लिखिए, प्रेयर लिखिए, नीचे एफिडेविट लिख के दीजिए। करना क्या है यार, कुछ करना ही नहीं है, बेवजह आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। बात को समझ में आ रहा है आपको? फॉर्मेट तो बता दिया ना मैं आपको, लिखना क्या है वही बता दिया। पहले 2 पैराग्राफ्स में अपने बारे में बताइए कि सर इतने तारीख को इतने बजे पुलिस ने मतलब एफआईआर किया गया, पुलिस ने इन्फॉर्म करा कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो फिर मैं एंटीसिपेटरी बिल के अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा है कि सर मैं उनको ऐसा मानता हूँ, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छी हमारे टीचर की तरह हैं, लाइक गुरु,
मैं उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। लिखिए चीज़ें, बातों को बताइए आप। जो भी है वो सारी चीज़ लिखोगे ना आप, आपके केस में दिया हुआ रहेगा सारी चीज़ें, या फिर अपने हिसाब से बनाइए, खुद को उस पोजीशन पे रखिए। आप एडवोकेट हैं भाई, अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के मुद्दे पे, अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के देखिए कि अगर आप होते, कोई आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाता तो आप कैसे डील करते। कोई आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता बहुत बड़ा, कि मान लीजिए बहुत इसने मेरे बच्चे के साथ किडनैप करने का ट्राई करा, लिखिए कि सर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, आई एम अ रेपुटेड पर्सन, मेरी अपनी कंपनी है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मैं कैसे ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। लिख के दीजिए, कोर्ट को लगे भाई बंदा सही बोल रहा है, एंटीसिपेटरी बेल दीजिए इसको। अब मान लीजिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं यार, उनको एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? वो इतने बड़े नाम है, वो कहते हैं सर मैं देश छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरा इतना बड़ा नाम है, मेरा एक बेल से जितना इमेज खराब होगा उससे कहीं ज़्यादा तब हो जाएगा मैं जब आपसे एंटीसिपेटरी बेल ले लूँ और मैं देश छोड़ के चला जाऊँ, तो उसके बाद ज़्यादा मेरा नाम खराब होगा। ये सारी बातें लिखी जाती है वहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेंट और एफिडेविट का मतलब आपको मैंने बता रखा है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेंट वगैरह होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है आपका, मैंने बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138। ये होता क्या है? सेक्शन 138 किसके साथ डील करता है? अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 138 देखिएगा, वो कहता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट और फंड्स इन द अकाउंट। अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने कह दिया किसी को कि जाकर मेरे अकाउंट से ले लेना, चेक दे रहा हूँ, और गया वहाँ पे चेक के लिए, चेक बाउंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को कहते हो कि सर रवि भाई अगर पेपर मेरा बहुत बढ़िया चला गया आपके पढ़ाने के बाद तो मैं आपको 5,000 रुपये का एक चेक दूंगा, और आपने मेरे को दे भी दिया, होगा नहीं पर मान लो मैं उसको लेकर गया बैंक में, आपके जो भी आपने दिया उसके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, 2 दिन पहले सारे खर्च कर दिए आपने। अब मैं उसको ऐसा करूंगा, मैं तो उसको चाहूँ तो NIA के अंदर आपको लेके जा सकता हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर 138 के अंदर मुझे पावर है, पर मैं करूंगा नहीं ना। मैं आपको मैसेज दूंगा कि यार ऐसा ऐसा आपने बोला था, हुआ नहीं, आप एक बार देख लो, फिर आप गिड़गिड़ाओगे कि नहीं है पैसा छोड़ दीजिए, आप तो पढ़ा दिए, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी मान लूंगा कुछ हो नहीं सकता, अब इतना थोड़े मैं फंसाने जाऊंगा आपको। पर सरकाज़म अपनी जगह, रियलिटी को समझिए। अगर ऐसा होता है तो आपका पैसा जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ, आपको किसी ने चेक दिया और आपका चेक बाउंस हो गया, मतलब बाउंस हो गया मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं था और उसने आपको चेक लिख कर दे दिया, तो आप उसको नोटिस लिख के दीजिए, प्रॉपर नोटिस राइटिंग में। तो उस नोटिस के 15 दिन के अंदर अगर उसने चेक पेमेंट करवा दिया तब तो ठीक है, वरना 1 महीने के बाद आप उसके खिलाफ NIA के अंदर जा सकते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 19 जो आपका 1881 वाला है ना, सेक्शन 138 के अंदर ये होता है मुद्दा। कहाँ जाओगे? इन द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ भी जाना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है आप लिखिए, वो आपका कोर्ट में मेंशन रहेगा। आप एरिया देख लीजिए ना, अगर न्यू दिल्ली का है, अब मेरे क्षेत्र का जैसे जहानाबाद का हो, तो मैं चीफ मेट्रोपॉलिटन थोड़ी ना लिखूंगा, अपने घर का नाम लिखूंगा, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जहानाबाद बिहार, बात खत्म। आप दिल्ली जैसे क्षेत्रों में चीफ मेट्रोपॉलिटन जैसा कॉन्सेप्ट लिखिए आप यहाँ पे, इन द मैटर ऑफ व्हाट, नाम, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, फिर लिखिए उनका वर्सेज, कंप्लेनेंट हो गया ना आप, वर्सेज उस बंदे का नाम जिसने चेक लिख कर दिया था आपको, जिसके अकाउंट की बात हो रही है, एक्यूज, जुरिडिक्शन, पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, लिखिए आप सारी चीज़ें। उसके बाद पहला पॉइंट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोहेद से स्टार्ट करिए। दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये आप आइए, मैंने आपको बता दिया, इसलिए मत सोचिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं, ये सारी चीज़ यहाँ लिखी है अंग्रेजी में, मैंने आपको हिंदी में बता दिया सेम चीज़, ठीक है। 6 महीने के अंदर, हाँ कुछ चीज़ें मैटर करती है कि आपको 6 महीने के अंदर ही आपको सबमिट करना। मान लीजिए आज मैंने चेक लिख कर दिया तो अगले 6 महीने तक आप उसको भंजा सकते हो, मतलब भंजाना हमारे बिहार में ऐसे बोलते हैं। चेक को आप ले जा सकते हो कोर्ट में, उसमें क्या नाम है, बैंक में, और बैंक में जाकर आप उसको ड्रा करवा सकते हो 6 महीने के अंदर। बाकी सारी चीज़ अपनी जगह है, और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है सेक्शन 138 का एक बार देख लीजिए। 6 महीने के अंदर आपको करवाना है, ड्यू कोर्स ऑफ द चेक हो, मे बी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट बाय गिविंग अ नोटिस, नोटिस के अंदर दीजिए। अगर आपको लिख कर दे रहा है कि सर इस वजह से नहीं हो पा रहा है, इतने दिनों में कर दूंगा, तो ठीक है मान लीजिए। नहीं लिख कर, अगर लिख कर दिया, उसने कह दिया कि सर मैं करवे नहीं करूंगा ही नहीं अब, तो आप उसके खिलाफ जाइए। अगर उसने कह दिया कि सर 2 महीने का टाइम दीजिए मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा, तो आप मानिए बात को, 2 महीने बाद चले जाइएगा। ये सारी चीज़ें हैं। The drawer of the such check fails to make the payment of the said amount of money to the payee, or as the case may be, the holder in due course of the check within 15 days of the receipt, जो मैंने आपको बोला 15 दिन के अंदर करवा दिया तो ठीक है, वरना 1 महीने के बाद आप चले जाइए। सजा है 2 साल का, या फिर जितना आपको चेक है उसका दुगना आपको देना पड़ेगा फाइन के रूप में। ये मुद्दा था। फिर स्टार्ट करिए, सारी चीज़ें मैंने बताई। मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोहेद से स्टार्ट करिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, चेक तो कोई भी दे सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि टेनेंट ही देगा, आपका जो क्वार्टर रूम में रह रहा है आपके फ्लैट में वही देगा। कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। तो केस को समझिए, फिर लिखिए
कि जो कंप्लेनेंट है वो ओनर है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग का, वो कंप्लेनेंट है, वो बिजनेसमैन है इतना बड़ा, और जो एक्यूज्ड है वो पार्टनर है या फिर वो मेरा टेनेंट है, उसने मुझे इतना तारीख को इतना बजे इतना लिख कर दिया, इतना पेमेंट करवाने, मैं गया अगले दिन करवाने, बैंक में नहीं हुआ, वो लिख वहाँ फिर आप लिखना स्टार्ट करो पैराग्राफ्स में कि कंप्लेंट। देखिए सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है उसके बारे में बताइए, फिर मुद्दे को बताइए कि इतने तारीख को इस वजह से इसने मुझे एक चेक दिया इस बैंक के रिगार्डिंग, वो चेक मैंने अपने नेक्चर 1 में लगा रखा है, जो डॉक्यूमेंट लगा रखा है मैंने लास्ट में। अब वो चेक लेकर मैं बैंक में गया, बैंक में पेमेंट ड्रॉ करा, बैंक में जो चेक है वो बाउंस हो गया, पैसा नहीं था, इनसफिशिएंट फंड था, नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद भी नहीं पेमेंट कर रहा है, वो सारे मुद्दों को लिखिए। आपने चेक का वो पेमेंट, आप जो बैंक रिसीट देती है कि दैट चेक इज़ नॉट कंप्लीटेड, या चेक को हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट में जो पैसा है वो बैंक में इसके अकाउंट में वो इनसफिशिएंट है, वो सारी चीज़ें रिसीट में आती है। लिखिए कि वो रिसीट मैंने लगा रखा है, इतने तारीख को इतने बजे गया था, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, द प्रूफ इज दैट कि वो रिसीट आपके बैंक के जो रिसीट आई थी, वो नोटिस का एग्जांपल लगा रखा है सर, मैंने नोटिस भी एनेक्सर 3 में लगा रखा है, नोटिस का जो रिटर्न रिप्लाई आया वो भी लगा रखा है, कोई रिप्लाई नहीं आया वो भी बताइए कि कोई रिप्लाई नहीं आया, 15 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ, वो सेक्शन 138 के अंदर मैं 6 महीने के अंदर ही गया था सारे पेमेंट्स को करवाने के लिए, कोई रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद आप चले जाइए लिखिए। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बस प्रेयर में लिखिए on the basis of the grounds I can most respectfully pray that the honorable court may be pleased to summon the accused under, आप accused को समन करिए सेक्शन 138 के अंदर, और एज अमेंडेड अप टू डेट एंड द accused has tried and punished with according to the law, और कुछ भी अगर आपको जस्टिस देना हो तो आप दे सकते हैं। लिखिए प्रेयर में, प्रेयर में आप क्या चाहते हो कि उस बंदे को सेक्शन 138 के अंदर कोर्ट में बुलाया जाए, समन किया जाए कोर्ट के द्वारा, बस कराइए, पैसा वो खुद देगा क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई दिया है, बहुत अथॉरिटी में रिप्लाई दिया, वो भी सारी बातें लिखिए ना आप कि मैंने इतने तारीख को इतने बजे उसको बताया, उसका रिप्लाई इतने तारीख को इतने बजे आया, भाई इस मेथड आया, वो सारा मेथड मैंने लगा रखा है, उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, वो सारी चीज़ें लगाइए आप, एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 4 जो भी आप उसमें लगाते रहिए कह के नाम अपना, ये सारी चीज़ें मेथड है, कुछ है ही नहीं लिखना यार, आप खुद समझो ना। आप मुझे अगर मुझे लिख रहे हो बार बार, मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ, आप खुद समझो क्या है। इतने तारीख को इतने बजे दिया गया, इतने तारीख को इतने बजे गया, बैंक ने इतने तारीख को इतने बजे रिसिट दिया मुझे, मैं नोटिस दिया, नहीं माना, इतने बजे दिया था, लिखिए सारी बातों को, सारे लगा रखे प्रूफ मैंने, बस केस को स्ट्रॉन्ग करिए, लॉयर की तरीके से सोचो ना यार। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको इतना, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वाला अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला कल मैं बताऊंगा आपको, सुबह में या दोपहर तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, बट बिफोर दैट आई नीड योर सपोर्ट यार, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट इज हाईली वेलकम, डेफिनेटली, बहुत अच्छा लगता है। आई कैन अनाउंस कि कुछ लोगों ने मेरे को सेंड करा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता है, आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी। एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको एक बार देख लेते हैं, बाकी उसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपको बताना पड़ेगा, कोई बैंक का नाम लिख दीजिए, वो किसके सामने आपने नोटिस भेजा था उसका नाम लिख दीजिए, या फिर जो भी आपका प्रूफ है वो लिखिए, विटनेसेस का नाम लिखिए, कंप्लेनेंट बैंकर्स, एक्यूज का बैंकर, कंप्लेनेंट का बैंकर, कोई अगर विटनेस है तो वो सारी विटनेस लिखिए और एफिडेविट के साथ उसको कंप्लीट कर दीजिए। एक रह गया सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ये भी और आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेक्शन 125 क्या होता है? सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर मेंटेनेंस की बात होगी तो कैसे उसमें बात करेंगे। सेक्शन 125 कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। कोई भी पर्सन अगर सफिशिएंट तरीके से उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ है, अगर वो नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से, किसको? अपनी वाइफ को, जो अपने आप को अनेबल का है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसको आपने छोड़ दिया, उसको ना मॉनेटरी सपोर्ट दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, अपने बच्चे को, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बच्चे दोनों हैं, किसी भी तरीके के बच्चे, और आपके बच्चे हैं वेदर मैरिड और नॉट, चाहे लिव इन रिलेशनशिप जो निकल बच्चे होते हैं ना, उनकी बात होती है, उसका जो रिजल्ट है ना उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद लिखिए अगर लेजिटिमेट है, शादी हो रखा है, नहीं हो रखा है, पर वो मेंटली अनसाउंड है, उसको ज़रूरत है, बच्ची है आपकी, शादी नहीं हो रखी है, उसको ज़रूरत है, शादी हो रखी है पर उसका जो बंदा है वो उस लायक नहीं है, वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें लिखनी, उसके लिए आपको मेंटेनेंस मिलेगा। माँ बाप हैं, उनको नहीं दे रहे हो तो उनको भी मिलेगा। ये सारी चीज़ों में जो मजिस्ट्रेट है, जिनके मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, वो चीज़ों को इशू कर सकते हैं, आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करोगे कैसे, बात वो है, बता रहा हूँ कैसे करनी है। देखिए इस सेक्शन 125 आपको थोड़ा सा रिव्यू मिल गया,
अब आप बात को समझिए, आपके एग्जाम में पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आता है, सीधे लिखे आएगा ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर व्हाट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन CRPC 125, इतना लिख के आएगा। लिखो ड्राफ्ट, करो, जहाँ जहाँ डॉट डॉट देना है डॉट दे देना, मत लिखना। अगर लिखना है तो केस, अगर देखो आंसर थोड़ा अच्छा बनाना है ना, आपको ड्राफ्ट के लिए बोला है ना, तो आप अपने दिमाग से लगाना। आप आंसर अच्छा करने के लिए क्या करते हैं कि एग्जाम्पल दे देना क्वेश्चन, कि इतनी तारीख को मेरी शादी इस लड़की के साथ हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, प्रोफेसर है, जॉब करती है, जो भी मुद्दा है आपका, जो भी बात है वो लिख दीजिए। आप केस बनाकर उसका एग्जाम्पल दीजिए। डॉट 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 छोड़ने से अच्छा है कि आप एक केस बनाकर लिखिए। एग्जामिनर को लगेगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको बड़ा मजा आएगा देख के। ड्राफ्ट भी करा विथ एन एग्जाम्पल, इट विल गिव एटलीस्ट 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। उस तरीके से एंटीसिपेटरी वेल में भी ड्राफ्ट ही आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। कैसे लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज, मैंने आपको पहले ही बोला फैमिली कोर्ट के केसेज हैं ये सब, तो इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो भी है, इन द मेंटेनेंस एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा कोर्ट में। मैटर ऑफ लिखिए, आपका नाम, श्रीमती, अपने बच्चे का नाम, अगर 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का नाम, बेटियां हैं तो बेटियों का नाम। उसके अलावा वर्सेज लिखिए, अगेंस्ट वो किनके बेटे कहाँ के रेजिडेंट है, वो सारी बातें आपको मैंने सेम बता रखा है। एप्लीकेंट और रिस्पॉन्डेंट हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन अंडर, सबसे बोल्ड में लिखिए, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973। अब लिखना क्या, आप खुद बताओ। अभी मैं कुछ एक सेकंड का आप वीडियो पॉज करना, फिर सोचना क्या लिख सकते हो आप खुद बताओ ना यार, क्या लिखोगे। अब मान लो एज आप लड़की हो, आपके बंदे ने आपको छोड़ दिया शादी के बाद, जो भी चीज़ें, मतलब इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म एंड ऑल, जस्ट ट्राई टू लिसन। आपके साथ ऐसा कुछ होता है, एज अ लड़की आप क्या करोगे, एज अ वीमेन आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे ना तो क्या क्या लिखोगे, इमेजिन करो क्या क्या बातें एडवोकेट एज एडवोकेट भी आप सोच सकते हैं। और आप लड़के हो तो आपने अगर कुछ ऐसा करा है तो आपकी वाइफ आपके खिलाफ क्या बोल सकती है, वो इमेजिन करिए। सबसे पहले कि जो अब देखिए यहाँ पे 2 एप्लीकेंट हो गए ना, एप्लीकेंट नंबर 1 हो गए आप लड़की हैं, आप या वीमेन हैं, आप पत्नी हैं उनके। एप्लीकेंट नंबर 2 आपके बच्चे हो गए। एप्लीकेंट नंबर 3 आपका बच्चा हो गया। एप्लीकेंट नंबर 4 में उनके माँ बाप हो गए, जिनके साथ आप रह रहे हो, सास ससुर हो गए, उनको भी छोड़ दिया उसके बेटे ने, अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, वो भी एप्लीकेंट है, वो भी आपके साथ कह रहे हैं कि नहीं हम भी अपने बेटे के खिलाफ बोलेंगे, बहू ही हमारी जीवन है। तो करो, लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नंबर डालो सब 1 2 3 4, बताओ उसके बारे में, अपने बारे में, अपने एप्लीकेंट्स नंबर के बारे में, जब कुछ, कौन है एप्लीकेंट नंबर 1, कौन एप्लीकेंट नंबर 2, किसका रिलेशनशिप क्या है, हुआ क्या है, मुद्दा क्या है, बट लिखिए। सबसे पहले कि सर एप्लीकेंट नंबर 1 की शादी हुई, एप्लीकेंट जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है, जो भी है, उसके साथ इतने बजे इतने तारीख को यहाँ हुआ था, इतने साल हमारी शादी कंज्यूमेट हुए होगा, हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इतने साल से रह रहे थे, माँ बाप के साथ रह रहे थे, हमारा बिजनेस है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, सारा खर्च चल रहा था। फिर उसके बाद लिखिए कि अचानक से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया मेरे पति का, मैंने बहुत समझाया, नहीं माना, बहुत ही बेढंग आदमी है, सुन में नहीं करता है बात को। ये सब लिखो ना यार, क्या बताऊँ मैं इसमें, सुनता ही नहीं, कितना भी समझाया गया, पंचायत हुई, बातें हुई, माँ बाप ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया पर नहीं माना, एकदम से अपनी जगह पे अडिग है। उसके बाद अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मारता है, पीटता है, बच्चों पे गलत इंपैक्ट आ रहा है। तो मैं नहीं रह पा रही उनके साथ, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई थी, फिर मैं वापस जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, गई भी, पर वो मुझे घुसने नहीं दी अपने घर में। एक लड़की के साथ रह रहे हैं और वो बाय प्रोफेशन है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा लॉयर हैं, और IAS हैं, IPS हैं, आर्मी में है, बहुत बड़े लेवल के आदमी, पॉलिटिशियन है। लिखिए जो भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड आदमी है, बहुत पैसा है उनके पास, दे कैन मेंटेन अस नहीं, मतलब दे कैन मेंटेन द एप्लीकेंट नंबर 1 2 एप्लीकेंट नंबर 3 एंड ऑल, जो भी चीज़ें लिखिए। Applicant number 4 is going to a school, applicant number 3 is going to a school, the fees of the school fee, the medical fee, the health fees of applicant number 4 and 5 जो माँ बाप हैं उनके, is so high. The applicant number 1 जो आप हो, लेडी हो, is not working. ये सारे मुद्दे को लिखो ना यार, पैराग्राफ्स में लिखते रहो, बस लास्ट में लिख देना that the applicant are residing at दिल्ली, आपके जुरिडिक्शन में आता है इसलिए आपके पास आए हैं, प्रेयर में कर दीजिए कि एप्लीकेंट को ग्रांट किया जाए, इतने पैसा कमाता है वो, इस पैसे से इतने पैसा ग्रांट किया जाए। आप लिखिए आपको मेंटेनेंस में कितना पैसा चाहिए, आप इमेजिन करिए, लिखिए खुद को, खर्च वगैरह जोड़कर उन सारे खर्चों का आप लिस्ट दे दीजिए कि नेक्स्ट 1 में कि ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन देयर। एप्लीकेंट नंबर 1 का स्कूल फी लिखिए, एप्लीकेंट नंबर 2 का स्कूल फी लिखिए, एप्लीकेंट नंबर 4 एंड 5 का वो सारी चीज़ें लिखिए, जो उनका हॉस्पिटल का खर्चे आ रहे हैं वो सब लिखो। उसके बाद मेंटेनेंस मांगो, महंगाई बढ़ रही है, लिखो सारी चीज़ें यार, बस अफिडेविट के साथ मेंशन करो, विटनेसेस दे दो। अब विटनेस में कौन कौन हो जाएंगे खुद सोचो, माँ बाप हो सकते हैं उनके, आपके माँ बाप हो सकते हैं, फैमिली मेंबर का 1 2 आदमी हो सकता है, मोहल्ले का कोई हो सकता है। लिखिए विटनेसेस को एंड पुट दैट एफिडेविट के साथ कर दीजिए उसको, ओके। बात को समझ रहे हैं भाई? अरे बूझो, बूझे कि नहीं बूझे बताओ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देयर इज़ नथिंग एट ऑल. बहुत टफ है. अगर लगता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, बताइए कि इतना टफ है. दिस इज मी समर्थ हाईसन जुडिशरी साइनिंग ऑफ. जो भी मुद्दा था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. कल मैं आपको जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल की भी बातें कर लूँगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. एंड दिस इज माई स्कैनर. यू कैन स्कैन द राइट नाउ एंड सेंड एनी मनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू.